आपको क्या लगता है जॉइंट फैमिली में रहने के कुछ चैलेंजेस भी हो सकते हैं और कुछ बहुत बड़े बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि वो चैलेंजेस और बेनिफिट आपके नज़रिए से क्या है। मेरे पे कई बार ऐसा होता था कि स्कूल से कुछ चीज़ों को परेशान होकर आपका मूड बहुत खराब होता है, लेकिन वहाँ पे मेरे बच्चों ने मुझे बिकॉज सबसे बड़ा मदर का जो रोल है वो तो आप ही प्ले करते हैं इतने सारे बच्चों के लिए। एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है इसकी, बट जहाँ पे पर्सनल मोबाइल आ जाता है वहाँ थोड़ी। तो आपको लगता है कि इन चीज़ों से आपके बच्चों पे कोई मेजर इम्पैक्ट आया कि उनमें कोई बदलाव या फिर ऐसी कोई चीज़ जो आपको दूसरे बच्चे जो मेडिटेशन या नहीं करते हैं उनमें आपको देखने को मिलता कोई डिफरेंस? नमस्कार एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू पेरेंटिंग विद यूरो। और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है हमारे इस पॉडकास्ट में, जिन्हें आप अच्छी तरीके से जानते भी हैं। तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आवर वेरी ऑन प्रिंसिपल मैम सुनीता चौधरी। नमस्कार मैम एंड वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम आपको इतने टाइम से देखते हैं और ये हमारे लिए एक प्रिविलेज है कि आज आप इस पॉडकास्ट का पार्ट हैं, बिकॉज सबसे बड़ा मदर का जो रोल है वो तो आप ही प्ले करते हैं इतने सारे बच्चों के लिए। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही प्रिविलेज है कि यू आर पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। सो यहीं से मेरा जो पहला सवाल है वो आपसे आता है कि आप इतने सारे बच्चों के लिए मदर फिगर का रोल प्ले करते हैं, आप बहुत सारे टीचर्स के लिए भी आप एक मदर फिगर की तरह काम करती हैं और प्रिंसिपल होना एक आसान जॉब नहीं है। तो ऐसे में आपने अपनी दो बेटियां हैं आपके, उनकी भी आपने परवरिश करी, तो ये पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके लिए? ये मेरी जो जर्नी है वो मेरे लिए बहुत ही जॉयफुल और लर्निंग फेज है। स्टार्टिंग से ही मैंने बहुत कुछ सीखा है स्कूल में बच्चों के साथ, मेरी दोनों बेटियों के साथ में। तो मैंने इस अपनी जर्नी को बहुत इन्जॉय किया है, मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है, मैंने अपनी बेटियों से बहुत कुछ सीखा है। और वही कुछ पेरेंटिंग के टिप्स मैंने स्कूल के बच्चों के लिए इम्प्लीमेंट किए, कुछ स्कूल के बच्चों से सीख के मैंने अपनी खुद की पेरेंटिंग खुद के बच्चों में भी इम्प्लीमेंट किए। तो मेरे लिए ये बहुत एक्साइटेड था, बहुत नया फेज था स्कूल ज्वाइन करना। तब मेरी दोनों बेटियां कुछ बड़ी हो चुकी थी, लाइक छोटी वाली बेटी 2nd क्लास में थी और बड़ी बेटी 6th क्लास में थी जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया था। तो वो जस्ट दे विल बी इन अ टीन एज, और यहाँ मैं टीन एज के बच्चों के साथ में काम कर रही थी। तो कुछ आइडियाज़ मुझे थे कि कैसे उनको हैंडल करना है, और कुछ वर्कशॉप के थ्रू मैंने देखा कि हाँ टीनेज के बच्चों को कैसे हैंडल करना होता है, चाइल्डहुड के बच्चों को कैसे हैंडल करना होता है। तो ये मेरे लिए बहुत एक्साइटेड था, बहुत लर्निंग फेज था, जिसको मैंने बहुत अच्छे से इंजॉय किया और बहुत कुछ सीखा मेरे टीचर से, मेरे बच्चों से, इवेंट डायरेक्टर सर से, जो कि हर मोमेंट पे हमें गाइड करते रहते हैं कि आप ऐसा ऐसा करो, ऐसा करो। मैम यहाँ पे आपने ऐसा मेंशन किया कि आपने वर्कशॉप से भी बहुत कुछ सीखा, तो क्या आपको लगता है कि जैसे हर पेरेंट है वो कहीं ना कहीं इस बात में रहता है कि मैं तो पेरेंट हूँ, मैंने बच्चों को जन्म दिया है, मैं उनको पाल रहा हूँ, तो मेरे से ज़्यादा किसको पता होगा उनके बारे में, बट स्टिल आपने चूज़ किया कि आप कोई नई चीज़ें आप सीख सको, आपने वर्कशॉप्स करी, तो आपको लगता है कि इन चीज़ों का बहुत बड़ा रोल होता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके लिए सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो एज ए मदर, अगर हम फर्स्ट टाइम मदर हैं तो वी आर नॉट अवेयर कि हमें पता ही नहीं होता है कि बच्चे को पालना कैसे होता है, उसकी परवरिश कैसे करनी होती है, उसको कैसे क्या सिखाना है, कहाँ रुकना है, कहाँ से शुरू करना है, कौन सी बाउंड्रीज होनी चाहिए आपके लिए, कहाँ उनको फ्रीडम होनी चाहिए, हमें बहुत कुछ नहीं पता होता है। ये अगर हमारे पास जॉइंट फैमिलीज हैं तो वहाँ से एक्सपीरियंस हमारे पास आ जाते हैं। अगर हम न्यूक्लियर फैमिलीज में हैं तो वो एक्सपीरियंस हमारे लिमिटेड होते हैं। तो अगर वो एक्सपीरियंस को हम इन्हांस नहीं करेंगे तो हम वो चीज़ अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे जो हम उनसे चाहते हैं कि वो रिटर्न हमारे पास में इस तरीके से आए। तो ये वर्कशॉप है, ये हम कहते हैं वेबिनार है पेरेंटिंग पे, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक्सपर्टीज होते हैं और वो एक्सपीरियंस के थ्रू, रिसर्च के थ्रू आपको वो चीज़ें बताते हैं कि हाँ यहाँ ये चीज़ काम कर सकती है। क्योंकि हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, एक ही स्ट्रेटजी हम दूसरे पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फिक्स हैं कि हाँ हम ये अप्लाई करके
उस बच्चे को हम मोल्ड कर सकते हैं, उसको हम सही रास्ता दिखा सकते हैं और अच्छा फ्यूचर गाइड कर सकते हैं। ये मैम ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि हमें सीखते रहना चाहिए, और जैसे कि मैम ने बताया कि वर्कशॉप है, इंटरेक्शंस है, वेबिनार्स हैं, ये हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हमें सारी चीज़ें आ रही होंगी, और ऐसे में जब भी मौका मिले हमें पेरेंटिंग से जुड़ी स्ट्रेटजीज, टेक्निक्स, टूल्स सीखना बहुत ज़रूरी है। मैम आपने जॉइंट फैमिली के बारे में बात करी, तो मेरा अगला जो सवाल है वो ये आता है कि जैसा कि मैं जानती हूँ कि आप जॉइंट फैमिली में रहे हैं, तो आपको क्या लगता है जॉइंट फैमिली में रहने के कुछ चैलेंजेस भी हो सकते हैं और कुछ बहुत बड़े बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि वो चैलेंजेस और बेनिफिट आपके नज़रिए से क्या है? मेरी पेरेंटिंग जर्नी थोड़ी यूनिक है। मेरे स्टार्टिंग चाइल्डहुड है जो मेरे बच्चों का हुआ वो न्यूक्लियर फैमिली में हुआ। वहाँ पे हम 4 लोग थे, तो कुछ वैल्यूज़, बाउंड्रीज हमने वहाँ डिसाइड कर दी थी। और उसके बाद में हम जॉइंट फैमिली में आए, तो कुछ वैल्यूज़ ऑलरेडी मैंने डिसाइड कर दी थी, कुछ बाउंड्रीज मैंने डिसाइड कर दी थी, तो वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस नहीं आए। जॉइंट फैमिली मेरे लिए एक, मैं ये कह सकती हूँ कि एक आशीर्वाद है आज के दिन, क्योंकि आपके पास बच्चे हैं, आपके बच्चे टीन एज में हैं और वहाँ आप 8 से 10 घंटे बाहर रहते हैं और वहाँ बच्चों को एक इमोशनल अटैचमेंट की ज़रूरत होती है। तो मेरे पेरेंट्स ने ये काम बहुत अच्छे से किया। हाँ, कहीं कुछ ऐसा हो सकता है कि आपकी बातों में या कहीं रिएक्शन में वो कुछ चीज़ें आप सेटल नहीं कर पाते, बच्चे नहीं कर पाते या हम लोग नहीं कर पाते, तो उन चीज़ों को हम बैठ के सॉल्व कर सकते हैं, बैठ के हम उनको बता सकते हैं, हम बड़ों को भी बता सकते हैं, एल्डर्स के साथ भी हम अच्छा कन्वर्सेशन, हेल्दी कन्वर्सेशन कर सकते हैं, बच्चों को भी आप बता सकते हैं। एज ए मदर आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कहाँ कैसे रिएक्ट करना है, आपको अपने बच्चों के साथ में अपने एल्डर्स के साथ कैसे रिएक्ट करना है। बच्चों का भी सेल्फ एस्टीम होता है, उसको कैसे इतने लोगों के सामने आपको मेंटेन करके चलना होता है। तो हाँ, आपको पता होना चाहिए, एज ए पेरेंट आपको ये पता होना चाहिए कि आपको उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। वो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल वहाँ पे एज ए मदर, एज ए पेरेंट आपका होता है, क्योंकि आप अपने बच्चों के सामने अपने पेरेंट्स के साथ डिसरिस्पेक्ट से बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो आपके बच्चों पे इम्पैक्ट आता है। आपको अपने बच्चे के सेल्फ एस्टीम को भी लेके चलना होता है, तो आपको वहाँ पे रिएक्ट करना बहुत सोच समझ के, बहुत समझदारी से आपको वहाँ पे बोलना होता है। और मैं अपने लिए जो मैंने चूज़ कर रखा है वो मैं स्माइल करके उस सिचुएशन को अवॉइड करती हूँ। तो वहाँ पे मैं किसी का फेवर नहीं करती हूँ। स्माइल किया मतलब सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, तो पेरेंट्स को भी बुरा नहीं लगता है और मेरे बच्चों को भी बुरा नहीं लगता है। आफ्टर दिस सिचुएशन आई कैन टॉक टू माई पेरेंट्स, और मैं बच्चों से अकेले में बात करती हूँ कि बेटा इट वॉज नॉट गुड, और फिर आप वहाँ पे अकेले में अपने बच्चे को समझा सकते हैं। तो मैं ये बोलूँ कि जॉइंट फैमिली जो है मेरे लिए एक आशीर्वाद है, मेरे लिए एक वरदान है। मेरे बच्चों को वो कुछ मेरे पेरेंट्स ने दिया शायद वो जो मैं नहीं दे पा रही थी। इमोशनली अटैचमेंट उनका हुआ, वो वैल्यूज़ उन्होंने दी जो उन्होंने अपने बुजुर्गों से सीखी थी, जो शायद मैं उनको नहीं दे पाती। अभी भी मुझे कई बार ऐसा लगता है कि शायद वो लोग मुझसे ज़्यादा बेटर कर पाते हैं। जैसे मैं कभी होता है कई बार आप स्कूल से परेशान होके जा रहे हो, खुद के भी इमोशंस होते हैं, कभी अप डाउन होते हैं, तो आप एक होता है कि ओब्वियसली बच्चे पे ही निकलता है। तो मेरी माँ मुझे हमेशा यही बोलती है कि बेटा डांटने से अच्छा है समझा दो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार मतलब हम जो एक पोजीशन पे हैं और इतने बच्चों को हैंडल कर रहे हैं, और इसका एक सेंटेंस जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, कितना वैल्यूएबल है, और बच्चे को भी ये लगता है कि हाँ वो वहीं से इनडायरेक्टली सीखता है कि चिल्लाना, डांटना, ये इससे बेटर है कि हेल्दी कन्वर्सेशन के साथ सारी चीज़ों का सॉल्यूशन मिल सकता है। बहुत ही खूबसूरत सी बात है ये जो मैम ने अभी कही कि हमें भी नहीं आती बहुत सारी चीज़ें, और वहाँ पे
जॉइंट फैमिली में हमारे एल्डर्स का होना हमारे लिए डेफिनेटली एक ब्लेसिंग है, एक आशीर्वाद है सही मायने में। और आज के टाइम में अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, उसमें पेरेंट, मदर और फादर दोनों वर्किंग है। ऐसे में बच्चा सबसे ज़्यादा सफ़र करता है, ना उसके पास किससे बात करने के लिए, ना उसे कोई प्यार करने के लिए है। और कहीं ना कहीं हमारा इंटेंशन नहीं है एज ए पेरेंट ये, बट फिर भी हमारी खुद की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ हमारी लिमिटेशंस है कि हमें जॉब भी करनी है और हमें बच्चे को भी पालना है। ऐसे में कहीं ना कहीं तो बच्चे पे हम कह सकते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट आता ही है। तो बिल्कुल। ऐसे में उसे जॉइंट फैमिली में रखना एक बहुत सही साबित हो सकता है ये डिसीजन। यस, फाइन। जैसा कि हम जानते हैं, आप इतने टाइम से एजुकेशन फील्ड में हैं और आप एज ए प्रिंसिपल वर्क कर रहे हैं, तो ऐसे में कई बार इनडायरेक्टली और इंटेंशनली अनइंटेंशनली बच्चों के ऊपर जो है वो प्रेशर आता है। जैसे आपकी डॉटर्स, उनके ऊपर ये प्रेशर आया होगा कि उनकी मदर एक प्रिंसिपल है तो दे हैव टू बी अ सर्टन वे, उन्हें एक तरीके से होना है। तो उस प्रेशर को आपके बच्चों ने कैसे डील किया और आपने अपने एंड पे उसको कैसे डील किया? देखो, वैसे इस प्रेशर को हमने कभी डिस्कस नहीं किया, बट हाँ, बीइंग ए मदर मेरे को पता है कि प्रेशर आया, थोड़ा बहुत प्रेशर आया, क्योंकि पीयर प्रेशर है। बच्चे बोलते हैं तेरी मम्मा प्रिंसिपल है, और टीचर्स का भी प्रेशर है कि भाई आपको अच्छा परफॉर्म करना है, आप मैम के बच्चे हो। और जैसे कि उनकी एजुकेशन यहाँ से हुई है टिल 10th, दोनों बच्चों ने यहीं से करी है, तो प्रेशर तो होता है। बट मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा बहुत प्रेशर बच्चे को लेना भी चाहिए, क्योंकि बच्चा जब बाहर जाएगा तो उसकी दुनिया बिल्कुल अलग होगी। स्कूलिंग के बाद में कॉलेज जाता है, मेट्रो सिटीज़ में जाता है, तो ऐसे प्रेशर आते हैं, पीयर प्रेशर भी आता है, वो उनको हैंडल करना आना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये उनकी फाउंडेशन थी जो शायद उनके लिए अच्छी थी। अगर मेरी बात करूँ तो मैंने घर पे कभी वो चीज़ नहीं की। मैंने अपना प्रिंसिपल वाला रोल घर पे कभी प्ले नहीं किया। एज ए मदर मैंने उनकी सुनी, वैसे ही जैसे दूसरे मदर्स करते हैं, उनके होमवर्क के बारे में पूछना, उनकी रूटीन के बारे में पूछना, उनसे हेल्दी कन्वर्सेशन करना, वही जो हंसी मजाक करना, उनकी वेलबींग के बारे में जानना, सब कुछ वो मैंने उनको दिया। लास्ट जब स्कूल से मैं घर जाती थी तो 1 घंटा उन्हीं के लिए होता था, और मेरी छोटी वाली बेटी तो मेरा गेट पे वेट करती थी कि अब मम्मा आने वाली है, और वो पूरे दिन की बात उसको बतानी होती थी कि मम्मा आज ऐसे हुआ, आज स्कूल में ये हुआ, आज वो हुआ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने मैनेज की घर पे। मैंने कभी भी, हाँ, मेरे पे कई बार ऐसा होता था कि स्कूल से कुछ चीज़ों को परेशान हो के आपका मूड बहुत ख़राब होता है, लेकिन वहाँ पे मेरे बच्चों ने मुझे बहुत अच्छे से समझा कि देखा कि आज ठीक है, मूड ठीक नहीं है, तो फिर उन्होंने उस सिचुएशन को अवॉइड किया। तो ये तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाली बात होती है। आप बच्चों का रिस्पेक्ट करो, उनके टाइम का रिस्पेक्ट करो, और कभी कभार बच्चे समझ जाते हैं कि आज सिचुएशन ठीक नहीं है, तो वो अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं। तो मुझे इस तरीके से मैंने इस चीज़ को मैनेज किया। ये आपने बहुत ही ऑनेस्टी के साथ में ये बात बोली, एंड आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय दिस कि आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हमने कभी ओपनली इसको ऐसा डिस्कस नहीं किया प्रेशर को कि क्या कोई प्रेशर आ रहा है क्या, बट इनडायरेक्टली एड्रेस किया उस प्रेशर को। चाहे आपने अपनी अवेलेबिलिटी के थ्रू उसको एड्रेस किया हो, चाहे आपने बच्चों को ये सेंस डेवलप किया, उस प्रेशर को नेसेसरी भी समझा। तो ये एक बहुत सही तरीका हम कह सकते हैं कि उसको डील करने का, और मुझे लगता है कि उनको लॉन्ग टर्म में ये बिल्कुल बेनिफिशियल हुआ होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल की पेरेंटिंग और जो इससे पहले वाले जनरेशन की जो पेरेंटिंग थी उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और आज के टाइम पे जैसे मूड स्विंग्स है, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन है और डिसएग्रीमेंट है, ये 3 ऐसी मेजर चीज़ें हैं जो पेरेंटिंग का पार्ट बन चुकी है। तो ऐसे में क्योंकि आपका डेली डिस्कशन होता है, आपका इंटरेक्शन होता है बच्चों से भी, पेरेंट्स से भी, और आपने अपनी लाइफ में भी पर्सनली इन चीज़ों से कैसे डील किया, और ऐसी कौन से टिप्स हैं जो शायद हमारे जो पेरेंट्स जो हमें देख रहे हैं उनके काम आ सके? देखो, अगर आज के बच्चों को मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, मैंने आज से 10 साल पहले भी बच्चों को देखा है, अभी भी मैं बच्चों से डील करती हूँ, तो आजकल के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं।
बहुत इन्फॉर्मेशन उनके पास में होती है, बहुत अवेयर हैं, और हाँ कुछ उनके डाइवर्जेंट हैं। तो वहाँ एज ए पेरेंट्स अगर हम बात करते हैं मोबाइल की या स्मार्टफोन की या बाकी अदर डिवाइसेस की, वहाँ एज ए पेरेंट्स आपको बाउंड्री डिसाइड करनी होगी। मैंने मेरे बच्चों को स्ट्रिक्टली, सब हमारे घर में जितने भी बच्चे हैं, मेरे दोनों डॉटर्स की बात ही नहीं है, मेरे घर में जितने भी बच्चे हैं उनके लिए हमने बाउंड्री डिसाइड कर दी थी कि बिफोर 12th क्लास हम आपको मोबाइल नहीं देंगे, आपका पर्सनल मोबाइल नहीं होगा। अगर आपको कुछ रिसर्च करना है, कुछ लर्न करना है, तो आप हमारे मोबाइल यूज़ करो, और उसका हमने स्पेसिफिक टाइम डिसाइड किया हुआ था कि 1 hour एंड इट इज़ 6 to 7, आप वो यूज़ करो। बिफोर 12 हम आपको अपना पर्सनल मोबाइल नहीं देंगे। वो वहाँ पे भी कुछ डिसएग्रीमेंट हुए कि ऐसा क्यों, सबके पास है, हमारे पास क्यों नहीं है। तो वो हमने म्यूचुअली बैठ के डिस्कस किया कि ऐसा क्यों। वो ऐसा कि आप अपनी जो लाइन आपने चूज की है आप उससे डाइवर्ट ना हो जाएं, वो इसके लिए, वो आपकी मेंटल पीस को मेंटेन करने के लिए, वो आपका टाइम सेव करने के लिए, वो आपको टाइम की इम्पोर्टेंस बताने के लिए, ये बेटा इसलिए हुआ है। तो जब आप एक हेल्दी कन्वर्सेशन के साथ बच्चे को सारी चीजें समझाते हैं तो मे बी बच्चा समझ जाता है। तो ये हमने अपने सारे बच्चों के लिए किया, क्योंकि हम, आपको पता है कि जॉइंट फैमिली में है, तो ये हमारे लिए बाउंड्री डिसाइड थी सबके लिए, और ये क्लियर था। हाँ। सबको ये क्लियर था। तो अगर ये एक बच्चे को हमने समझा दिया तो जो नीचे बच्चे हैं जो बड़ी टीन एज में आ रहे हैं उनको पता था कि हमारे घर में ऐसा होता है, तो उन्होंने उस चीज के लिए ज्यादा हमसे आर्गुमेंट नहीं किया। डिसएग्रीमेंट की बात जहाँ पे आती है तो मेरी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट होती है कि डिसएग्रीमेंट डिसरेस्पेक्ट नहीं होता है। डिसएग्रीमेंट होता है कि उनका थॉट प्रोसेस वो हमें एक्सेप्ट करें या नहीं करें, क्योंकि उनकी पेरेंटिंग अलग इन्वायरमेंट में हुई है, हमारी पेरेंटिंग अलग इन्वायरमेंट में हुई है। उनके पास इंफॉर्मेशन की रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, उनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास नहीं होती थी। उनके पास में बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनका आज भी, अगर हम सीकर की बात करें तो मैं ये बोलूँगी 80% पेरेंट्स को नहीं पता है, जो कि मेरे बच्चों को पता है, मेरे स्कूल के बच्चों को पता है। तो वो उनका डिसएग्रीमेंट उन इंफॉर्मेशन के लेवल पे होता है कि हाँ उनको पता है कि ये इतनी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, मैं मेरे इंटरेस्ट से अलाइन करते हुए ये चूज कर सकता हूँ। अब वहाँ पे पेरेंट्स उसको समझता नहीं है या समझने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि उसकी जो दायरा है सोचने का वो लिमिटेड है, क्योंकि उनकी परवरिश एक अलग माहौल में हुई थी। अब वहाँ पे डिसएग्रीमेंट आता है, तो मेरी रिक्वेस्ट यही होती है कि वो डिसएग्रीमेंट होता है कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, वहाँ पे हमें ये नहीं जोड़ना चाहिए कि बच्चा मेरा कहना नहीं मान रहा है। डिसएग्रीमेंट को डिसरेस्पेक्ट से नहीं जोड़ना चाहिए, ये मैं मानती हूँ। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर पेरेंट है इस चीज़ को आपने बहुत अच्छे तरीके से इस बात को रखा कि डिसएग्रीमेंट डिसरेस्पेक्ट नहीं है, और ये शायद हर पेरेंट को अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए ये बात। तो ऐसे में जब हम इस बात को आपने रखा कि ये लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन हो सकता है, तो क्या आपको लगता है कि पेरेंट्स को उस सिचुएशन में खुद की इन्फॉर्मेशन इंक्रीज करने की तरफ ध्यान ज़्यादा देना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। देखो, पेरेंटिंग जो है वो एक लर्निंग फेज है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि आज इस एज में आपने बच्चे को पाल दिया, ये ठीक है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं, ये जब तक आप हैं, आपके बच्चे अगर 40 में भी हैं तो वहाँ भी आपकी पेरेंटिंग को मोल्ड करना पड़ेगा। आप 50 में हैं तो वहाँ आपकी पेरेंटिंग को मोल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जिया इस चीज़ को। मेरे माई फादर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट थे, हम बोल नहीं पाते थे उनके सामने, बट आज मैं वो चीज़ जी रही हूँ कि ही इज़ वेरी फैमिलियर एंड ही ट्राई टू फैमिलियर विद अस, ही ट्राइंग दिस थिंग। तो हर पेरेंटिंग का फेज एक अलग होता है और ये एक लर्निंग प्रोसेस है। इसको आप ये नहीं कहते हाँ मेरा बच्चा जॉब लग गया तो ठीक है स्टॉप इट, नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको हर एक मोमेंट पे सीखना होगा, और बच्चे एक्सेप्ट भी उन्हीं पेरेंट्स को करते हैं जो सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर आप उनके साथ में रिजिड हैं कि नहीं मैंने जैसे बोल दिया
तो आपके साथ डिस्टेंस बना लेंगे, वो आपको अपना ये सपोर्टिव सिस्टम नहीं समझेंगे, वो बाहर कोई सपोर्टिव सिस्टम ढूंढेंगे। और बाहर की दुनिया के लिए अगर हमने उनको तैयार नहीं किया है तो दे विल फेस प्रॉब्लम। राइट, ये एक बहुत अच्छे तरीके से मैम ने एक्सप्लेन किया, और यहाँ से मैम के आंसर से हमें कुछ मेजर चीज़ें हैं वो सीखने को मिलती है। सबसे पहली तो जैसे कि हमने कहा कि डिसएग्रीमेंट इज़ नॉट डिसरिस्पेक्ट, and along with that the tips that you gave us, that parents must keep learning whatever is coming through their way, और इससे वो बच्चों के साथ कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर सकते हैं। साथ ही जो सबसे मेजर पॉइंट है वो है लिमिटेशंस बनाना और बाउंड्रीज ड्रॉ करना। और एक जो बड़ी बात है जो आज के टाइम की नीड बन चुकी है वो है कि मोबाइल है उसको रेस्ट्रिक्ट करना, एटलीस्ट टिल 12th ग्रेड तक। हमारी यही एक रिक्वेस्ट है सारे पेरेंट्स से जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं कि आप 12th ग्रेड तक अपने बच्चे को पर्सनल मोबाइल ना दें, क्योंकि इससे बच्चे का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा नुकसान उसको आगे करने वाला है। ऐसे में अगर उसको ज़रूरत है तो आप लिमिटेशन बना दें कि इतनी देर आपको मोबाइल मिलेगा और आपको हमारे फ़ोन से ही यूज़ करना है। तो ये एक बहुत ही बड़ी मैं कहूँगी कि मुहिम की तरह बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत डाइवर्जेंट हो रहा है इससे। मैं ये बोल रही हूँ कि हाँ, दोनों एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है इसकी, बट जहाँ पे पर्सनल मोबाइल आ जाता है वहाँ थोड़ी सोचने वाली बात होती है। हाँ, इन्फॉर्मेशन लेनी है बच्चे को क्योंकि ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, तो आप अपना मोबाइल दो, टाइम लिमिट सेट कर दो कि आपको 2 घंटा यूज करना, आप ये यूज करो, आपको भी पता रहेगा आपके बच्चे ने क्या देखा। तो ये मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत इम्पोर्टेंट है आज के टाइम। डेफिनेटली, और हमारी भी यही रिक्वेस्ट है कि हर पेरेंट इस बात को सुने, समझे और अप्लाई करे, क्योंकि बहुत ही बड़ा मुद्दा है। किसी भी पेरेंट से मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट मिलती हूँ तो मोस्टली केसेस में यही होता है कि पेरेंट्स की यही कंप्लेन रहती है कि मेरा बच्चा फ़ोन ज़्यादा यूज़ करता है, गेमिंग में बहुत ज़्यादा इंडल्ज्ड है और पूरे टाइम स्क्रीन पे रहता है, फ़ोन की वजह से उसकी ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो क्यों ना हम उस जड़ को ही ख़त्म करें, उसके ऊपर काम करें। डेफिनेटली हम उसको रिमूव नहीं कर सकते, बट हम उसको लिमिट बिल्कुल कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम इसलिए आती है कि अकॉर्डिंग टू मी कि जो आपके इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्लियरली सेट नहीं। अगर आप बच्चे से बात कर रहे हो, कोई इंस्ट्रूमेंट उसको दे रहे हो, तो उससे पहले आप जो इंस्ट्रक्शन देते हो वो क्लियर होनी चाहिए कि बेटा दिस। और वहाँ पे हम एक दिन ये होता है कि बच्चा 2 घंटे चला रहा है, एक दिन वहाँ हम उसको कुछ नहीं बोल रहे, फिर दूसरे दिन वो 3 घंटे चलाना शुरू करे, क्योंकि बच्चा है। हमें पता होना चाहिए कि हमें व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। वहाँ पे कि बेटा 2 घंटा मतलब 2 घंटा, राइट है ना। वहाँ आपकी इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर होनी चाहिए। वो आप अगर फॉलो नहीं करोगे, आप उसको इग्नोर करोगे, तो आफ्टर फ्यू डेज बच्चा वो सारी चीज़ें इग्नोर करना शुरू कर देगा, और फिर एक कंडीशन आ जाती है कि आपके सिचुएशन आपके हाथ में नहीं होती है। फिर आपको लगता है कि अब क्या। तो उस सिचुएशन में फिर थोड़ा सा ये होता है। वहाँ भी एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन मेरे अकॉर्डिंग है कि हेल्दी कन्वर्सेशन, कि बेटा अब अपना ये बात हुई थी, आप बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हो, तो ये बाउंड्री क्रॉस होगी तो आई विल नॉट अलाउ इट। दैट्स इट। ये बहुत ही सही बात है कि इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर होनी चाहिए। अगर आप आज बोलोगे कि आपको आधा घंटा यूज़ करना है और उसके बाद बच्चा 2 घंटे तक उस मोबाइल फ़ोन को लेके बैठा है और आप कुछ नहीं बोल रहे, तो बच्चे को कहीं ना कहीं ये फील होता है कि हाँ, कोई पूछने वाला नहीं है, बस ऐसे ही बोलते हैं। तो फिर खुद ही दिमाग में इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा, ऐसे ही बोल रहे हैं, तो वो उस पर काम भी नहीं करेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव क्लियर इंस्ट्रक्शंस टू योर चाइल्ड। जब हम देखते हैं पेरेंटिंग की जर्नी को, तो ये एक रोलर कोस्टर की तरह है, उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी होती है, तो कई बार हम एज ए पेरेंट बहुत सारी गलतियां भी कर बैठते हैं। तो ऐसी कोई गलती है जो आपको याद आती है और उसको सोच के हंसी आती है? ऐसी कोई एक गलती नहीं कह सकते, अभी भी मैं बहुत गलतियां करती हूँ। जैसे इंस्ट्रक्शंस की बात आती है मेरे बच्चों की, तो ये शुरू होता है कि बेटा खाने का ध्यान रखना, मोबाइल ज़्यादा मत चलाना, और ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मेरे इंस्ट्रक्शंस का एक फ्लो है जिसको मैं बोलना शुरू करती हूँ। तो अब ये होने लग गया कि जैसे ही मैं एक वर्ड बोलती हूँ, मेरी बेटियाँ उससे आगे का पूरे सेंटेंसेस बोलती रहती हैं। तो ये लाइक ऐसा एवरी डे वी लाफ ऑन इट कि रोज चलता है ऐसा कि हाँ मम्मा अब आप शुरू हो गए, अब आप ऐसा ऐसा बोलोगे।
तो ये तो मतलब डेली रूटीन है हमारा। ये एक बहुत ही मतलब आई थिंक हर पेरेंट की लाइफ में ऐसा बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती होंगी कि जिसमें वो बच्चे हैं, उनको पहले से पता होता है कि वो क्या करने वाले हैं, पेरेंट्स हाँ। क्या बोलने वाले हैं। एक बहुत अच्छी बात है कि चलो आप सभी एक साथ उस बात को एंजॉय करते हो, उस बात पे हंसते हो। कई बार पेरेंट्स इस बात को अलग तरीके से भी ले लेते हैं, वो बुरा मानते हैं कि मैं तुम्हें कुछ समझा रहा हूँ और तुम उसको अलग तरीके से ले रहे हो, तो फिर बच्चे और ज़्यादा उनसे डिस्टेंस बनाने लग जाते हैं। तो ऐसी कोई हैबिट या फिर ऐसा कोई रूटीन जो आप अपनी फैमिली में फॉलो करते हैं या फिर जिसको आपने रेगुलरली फॉलो किया और उसका इम्पेक्ट आपके बच्चों पे बहुत पॉजिटिव आया हो, तो वो आप क्या पेरेंट्स को रिकमेंड करना चाहेंगे? मैं पेरेंट्स को ये बोलती हूँ कि हर एक फेज में आपकी पेरेंटिंग अलग होती है। जैसे अपन फाउंडेशन ईयर्स की बात करें तो वहाँ पे आप अगर बच्चों पे थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं तो उनकी और एक उनकी टाइमलाइन डिसाइड कर देते हैं, तो फाउंडेशन अकॉर्डिंग टू मी बहुत अच्छा होता है। जब वो टीन एज में आते हैं तो वहाँ पे एज ए मदर तो मैं ये मानती हूँ कि आपको बहुत पेशेंस से काम लेना होता है। आपको अपने बच्चों को समझना होता है, उनके मूड को समझना होता है, क्योंकि वो बहुत चेंजेस होते हैं, हर मिनट उस बच्चे का मूड चेंज होता है बिकॉज ऑफ हार्मोन। तो वहाँ पे आपको बहुत अलग तरीके से पेरेंटिंग करनी होती है। जब आपके बच्चे कॉलेज में चले जाते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि आपको एज ए फ्रेंड उनके साथ रहना चाहिए, उनसे हर बात शेयर करनी चाहिए, अपनी लाइफ की, इवन अपने बारे में भी, क्योंकि हमारे भी हार्मोन चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ पे बच्चे आपको गाइड करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो ये जो जर्नी है उसके अलग अलग फेजेस होते हैं और आपकी पेरेंटिंग के एक्सपीरियंस भी बहुत अलग अलग होते हैं, और वो मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ जो इंजॉय करना चाहिए उनको। अब अगर आप हमारे घर के ट्रेडिशन की बात करते हैं जो हमारे बच्चों में हमने ट्रांसफर किया, तो हमारे घर में ये रूल है कि हम डिनर सब साथ करते हैं और डिनर के लिए एक दूसरे का वेट करते हैं। तो वहाँ पे वो बॉन्ड कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली वो डेवलप हो जाता है। सेकंड है, हमारे घर में हम प्रेयर और मेडिटेशन पे फोकस करते हैं, और ये मेरे पेरेंट्स ने ये शुरू किया। वो हमारे घर में मेडिटेशन और प्रेयर हमेशा होता है, हनुमान चालीसा का पाठ होता है, तो वो हैबिट हमारे बच्चों में आ गई। अभी मेरे घर के जितने भी बच्चे हैं सब अपना या तो एक साथ सब प्रेयर करते हैं या वो अपने रूटीन के अकॉर्डिंग प्रेयर और मेडिटेशन दोनों में बहुत बहुत अच्छे से अपना टाइम स्पेंड करते हैं। उनका रूटीन डिसाइड होता है, उनको कब मेडिटेशन करना है, कब प्रेयर करना है। अगर वो अवेलेबल है घर पे तो हम सब एक साथ करते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो वो अपनी टाइम के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो मुझे ये ऐसा लगता है कि आज जो टाइम चल रहा है, इतना बच्चों पे प्रेशर भी आ रहा है, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो उनको हेल्प करती हैं। वो अपने आप को समझते हैं, अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ये सच में मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट भी मैं ये मानती हूँ कि अगर आपको एक हेल्दी और हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ अगर आपको लीड करनी है तो आपको खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। देयर इज़ नो सॉल्यूशन दैट एग्जिस्ट आउटसाइड, बट एवरी सॉल्यूशन एग्जिस्ट इनसाइड। तो अगर आप खुद के ऊपर काम करोगे तो आप सारी प्रॉब्लम्स को बेटर तरीके से सॉल्व कर पाओगे। और ये जो हैबिट्स हैं कि मेडिटेशन करना, प्रेयर करना, एक साथ खाना खाना, ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है, बहुत ही ज़्यादा। एक तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, एक बच्चा इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसको लगता है कि मेरे साथ लोग हैं, और आपको फिर कभी ये कहना नहीं पड़ेगा कि बेटा मेडिटेशन करो, प्रेयर करो, एक्सरसाइज करो। अगर आपने उसको अपने रूटीन में ला लिया तो बच्चे देख के ही सीख जाते हैं। आप उसके सामने लाइव एग्जाम्पल, राइट, कि आप मेरे पेरेंट्स ऐसे कर रहे हैं, और वो जब करके देखता है, वो जीता है उस चीज को, तो उसको समझ में आता है। हम उसको फोर्सफुली बोले आप प्रेयर करो, नहीं करेगा। हम फोर्सफुली बोले मेडिटेशन करो, नहीं करेगा। लेकिन उसके सामने लाइव एग्जाम्पल है तो कहीं ना कहीं ये सोचेगा कि हाँ ये रोज कर रहे हैं, इसमें कुछ तो ऐसा होगा, एंड देन ही और शी स्टार्ट द थिंग। और वो जब एक बार स्टार्ट करता है तो वो फिर उसको एंजॉय करता है, उसको समझ में आता है कि हाँ इसकी बेनिफिट क्या है। तो आपको लगता है कि इन चीज़ों से आपके बच्चों पे कोई मेजर इम्पैक्ट आया कि उनमें कोई बदलाव या फिर ऐसी कोई चीज़ जो आपको दूसरे बच्चे जो मेडिटेशन या नहीं करते हैं उनमें आपको देखने को मिलता है कोई डिफरेंस? हाँ बिल्कुल देखने को मिलता है।
जैसे मैंने ऑब्जर्व किया है अपने बच्चों को जो मेडिटेशन और प्रेयर रेगुलर कर रहे हैं, तो देखो बच्चों की लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं जगह अगर हम उनको समझें तो, लेकिन अगर बच्चा रेगुलर प्रेयर और मेडिटेशन में है तो वो इन चीज़ों को मैनेज कर लेता है। तो फर्स्ट जो मैंने ऑब्जर्व किया सेल्फ मैनेजमेंट, वो अपने को मैनेज कर लेता है। सेकंड थिंग, अगर आप ये सारी चीज़ें एक साथ करते हैं, जैसे अब मैं डिनर की बात बोलूँ या मैं मेडिटेशन की बात बोलूँ या मैं प्रेयर की बात बोलूँ, तो एक बॉन्ड डेवलप होता है आपस में। तो अभी अगर हमारे घर के बच्चों की बात की जाए तो अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अपनी सिबलिंग के साथ उसको डिस्कस कर लेते हैं, वहाँ से उनको सोल्यूशन मिल जाता है। तो हाँ, ये चीज़ें काम करती हैं। तो हमारे परिवार में तो ये मेरे को बहुत ही फ्रूटफुल लगता है। और मे बी ये जो मैं स्कूल के बच्चों को भी बोलती हूँ और उनको मेडिटेशन और प्रेयर के लिए मैं बोलती हूँ, और आफ्टर मीटिंग, दूसरी मीटिंग में जब उनसे मैं पूछती हूँ तो हाँ, मुझे उनकी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन उन्हीं के मिल जाते हैं कि हाँ मैम, मैंने ऐसे किया, मैं 5 मिनट बैठा, मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी, मैंने अपने आप से बात की, तो हाँ मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो हमें कुछ करना नहीं होता है बच्चा। और सेल्फ ऑब्जर्वेशन और सेल्फ टॉक, इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये सबके लिए, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, ये बड़ों के लिए भी है। आप भी अपने आप को ऑब्जर्व कर सकते हो, और ये जब भी पॉसिबल है जब आप अपने आप को टाइम देते हो। और ये टाइम कब देते हैं हम ऐसे तो रूटीन में तो कोई ऐसा, जब हम एक जगह बैठते हैं, मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, थॉट प्रोसेस पे वर्क करते हैं, ब्रीदिंग सिस्टम पे वर्क करते हैं, तब ये पॉसिबल होता है कि हाँ हमें किस पे वर्क करना है, क्या छोड़ना है, क्या रखना है। राइट। और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि इतना केओस है, इतनी सारी चीज़ें चलती रहती है, तो उनमें से हमें पता ही नहीं होता कौन सी इम्पॉर्टेंट है कौन सी नहीं। तो अगर हम उस पर बैठ के थरली सोचेंगे कि किस बात पे मुझे एक्चुअल में सोचना चाहिए, किस बात को मेरे को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, तभी हम उसको सुलझा पाएंगे। ये एक बहुत ही, हम कह सकते हैं कि धागों की तरह उलझी हुई रहती है हमारी ज़िंदगी पूरे दिन भर में, तो उनको सुलझाना बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना और ज़्यादा उलझते जाएंगे। राइट। सो आप कोई ऐसा मैसेज है जो आप पेरेंट्स को देना चाहेंगी आज इस पॉडकास्ट के थ्रू जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो? मैं पेरेंट्स को एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि हमें अपने बच्चों को सर्वाइवल के लिए तैयार नहीं करना। हमें अपने बच्चों को ऐसे तैयार करना है कि वो इस दुनिया को, इस वर्ल्ड को कुछ दे, जिससे यहाँ पे इन्वायरमेंट में किसी भी तरीके का इन्वायरमेंट हो सकता है, एक योगदान वो अपने बच्चे उसमें दें। मैं ये चाहती हूँ। दूसरा, मैं ये चाहती हूँ कि उनको अपने करियर के लिए फ्रीडम दें, कि बच्चा क्या चाहता है वो उसको सुने। मैं सबसे इम्पोर्टेंट चाहती हूँ कि ट्रूली लिसनिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हम सुनते हैं लेकिन हम उस पर काम नहीं करना चाहते हैं, हम बच्चे को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं। तो बच्चे के साथ बैठे, टाइम स्पेंड करें, उसको सुने वो क्या बोलना चाह रहा है, और उसको इतनी फ्रीडम दें अपने करियर के लिए कि हाँ बेटा तू कर, मैं अगर जो भी सिचुएशन होगी आगे फ्यूचर में मैं तेरे साथ हूँ। इतना अगर हम बच्चे को इंश्योर कर देते हैं तो डेफिनेटली बच्चा ग्रो करता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो हाँ, ये 2 चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि आप फ्रीडम दें, लेकिन फ्रीडम के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपकी चॉइस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप इसके लिए अकाउंटेबल, ये होना बहुत ज़रूरी है। एक बच्चों को हम स्टार्टिंग से ही, उनकी फाउंडेशन से ही इमोशनली बैलेंस होना सिखाना बहुत ज़रूरी है। उनको कहाँ अपने इमोशन एक्सप्रेस करने हैं, कैसे अपने आप को मैनेज करना है, कैसे उनको बैलेंस करना है, ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। कई बार बच्चे इतना गुस्सा करते हैं तो उनको समझ ही नहीं आता है कि इसको हम कैसे वापस कैसे हम काम हो। वो ट्रिक्स उनको हम बता सकते हैं, एज ए टीचर और एज ए पेरेंट्स हम सब उनको बता सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं पेरेंट्स को बताना चाहती हूँ। ये बहुत ही मैं कहूँगी बहुत सही मैसेज आपने हमारे पेरेंट्स को दिया, जिसमें सबसे बड़ी बात है वो है बैलेंस की। वो बैलेंस चाहे इमोशनल स्टेट के बारे में हो, वो बैलेंस चाहे फ्रीडम के बारे में हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हो, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में हो। अगर उस बैलेंस को
बनाए रखने की कोशिश पेरेंट्स करें तो शायद बच्चों की ज़िंदगी थोड़ी आसान भी होगी और एक खुशहाल ज़िंदगी भी वो जी पाएंगे। और दूसरा, आपने एक बहुत सुंदर लाइन बोली कि हमें उन्हें सर्वाइवल के लिए तैयार नहीं करना, हमें उन्हें कंट्रीब्यूशन के लिए तैयार करना है ताकि वो इस दुनिया को कुछ दे के जा सकें। सो थैंक यू सो मच मैम, आज हमें हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने जो इम्पॉर्टेंट मैसेज है वो पेरेंट्स को देने के लिए और अपनी जर्नी को शेयर करने के लिए। मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो आपकी इस जर्नी से रिलेट करेंगे और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो आपकी जर्नी से सीखेंगे और वो अपनी लाइफ में उन चीज़ों को अप्लाई करेंगे। तो थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ कनेक्ट हुए और आपने इतनी खूबसूरत तरीके से चीज़ों को रखा, शेयर किया, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच।